Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about international organization, which is IMF, that is International Monetary Fund. So this topic is very important because it was in the news and I'm going to cover it from the lecturate and GD perspective, right? So let's get started. ओके बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे कि आप इसका टाइटल देख पा रहे हो, IMF नीड्स रिफॉर्म टू रिटेन इट्स रेलेवेंस. दिस वाज इन द एडिटोरियल एंड आई हैव सीन दिस टॉपिक वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द एसएसपी सेंटर. सो मैंने इस टॉपिक को जो है न्यूज़ प्लस आपके लेक्चर एंड जीडी के पर्सपेक्टिव से कवर किया है, राइट? सो अगर आपको ये अच्छा लगे, डू कमेंट एंड डू लाइक आवर वीडियोस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो अभी क्या है ना कि IMF का फॉर्मेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था. तो वर्ल्ड को रीबिल्ड करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन उस टाइम पर बने थे. एक था आपका वर्ल्ड बैंक और दूसरा था जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज IMF, राइट? सो बेसिकली अगर हम देखें IMF की अगर हम बात करें, सो IMF एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इसका आइडिया दोनों का मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF का आइडिया निकल के आया था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में, इसलिए इन्हें ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, राइट? देखो ये बोलते हैं कि कोविड-19 के बाद से वेरियस कंट्री के ऊपर डेब्ट काफी ज्यादा हुआ, नए नए पैथोजेंस निकल के आए और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ गया और वेरियस कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे थे और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं. देखो सब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओपन ट्रेड के अगेंस्ट जाके. वहीं हमने देखा माइग्रेशन क्राइसिस भी बढ़ रहे हैं बिकॉज लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में IMF को और भी ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए था. बट प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है, IMF आज के टाइम पर अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है. IMF का काम है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का, राइट? जैसे आप देख सकते हो पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उस टाइम पर ये लोग IMF के पास जाते हैं. देखो इंडिया भी गया है IMF के पास बहुत बार, राइट? सो बेसिकली अगर हम कहें तो IMF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है. अभी देखो IMF के रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत की गई कि IMF का जो गवर्नेंस है उसमें रिफॉर्म लाए जाए, राइट? सो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि इम्बैलेंस ऑफ वोटिंग पावर है जिसमें फेवर किया जाता है G7 नेशन में. देखो सबसे बड़ा राइट जो है ना USA का है पावर में, तो कहीं ना कहीं बिकॉज उसका USA को जो है ज्यादा वेटेज मिलती है वोटिंग का, बिकॉज USA ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. क्यों IMF के रिफॉर्म एसेंशियल है? सबसे पहली चीज है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए. अभी जैसे कि बताया पैंडेमिक के बाद डेप्थ बढ़ गया, क्लाइमेट रिस्क बढ़ गए, बढ़ते हुए थ्रेट आ गए, राइट? ये सब चैलेंजेस IMF को एड्रेस करने चाहिए थे, राइट? वही प्रोटेक्शनिज्म और चेंज इन ग्लोबल इकोनॉमी, इसलिए IMF में रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी हो गया है. अब अगर हम देखें IMF है क्या? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 190 मेंबर कंट्रीज हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इन प्रोपोर्शन टू इट्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, और जिससे पता चलता है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन सी है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसी के पास ज्यादा वोटिंग पावर है. जैसे कि मैंने आपको बताया USA की बात. ऑब्जेक्टिव क्या है IMF का? देखो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फोस्टर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर कराना, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉवर्टी को रिड्यूस करना वर्ल्ड के अराउंड, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी एडवाइस करना और फाइनेंसिंग करना फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, प्रमोशन करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को भी, राइट? क्या IMF करता है? देखो इसके 3 क्रिटिकल मिशन है: इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और उन पॉलिसीज को डिस्करेज करना जो प्रोस्पेरिटी को हार्म करेगी. इन सारे मिशंस को फुलफिल करने के लिए IMF के मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी. हिस्ट्री जान लेते हैं IMF की. देखो IMF को फंड भी बोला जाता है. इसको कंसीव किया गया था UN कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटन वुड, न्यू हेम्सफायर, यूनाइटेड स्टेट्स में. कब? जुलाई 1944 में. 44 कंट्रीज थी उस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने
ये फ्रेमवर्क बिल्ड किया था फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन सो दैट रेपिटेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था 1930s में। कंट्रीज जो हैं वर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन सम ऑफ द कंट्रीज वर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप कहाँ पे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अनलेस दे वर मेंबर ऑफ द IMF, राइट। IMF को IMF के ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को एनकरेज करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, कन्वर्टेबल करेंसीज एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिनको रिप्लेस किया गया गोल्ड विद US डॉलर, जिसमें गोल्ड एट $35 पर आउंस फॉर ऑफिशियल रिजर्व वाज देयर, राइट। देखो ब्रिटन वुड सिस्टम के बाद ये ब्रिटन वुड सिस्टम कोलैप्स हुआ 1971 में। IMF ने प्रमोट किया सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कंट्रीज जो थी दे वो वेरी फ्री टू चूज देयर एक्सचेंज अरेंजमेंट, मीनिंग मार्केट के जो फोर्सेस थे वो डिटरमाइन करते थे कि क्या वैल्यू है करेंसी की रिलेटेड टू वन अनदर, राइट। ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है। 1973 का ऑयल क्राइसिस आया। IMF ने एस्टिमेट किया फॉरेन डेब्ट ऑफ 100 ऑयल इंपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, वो इंक्रीज हो गया 150% बिटवीन 1973 एंड 1977, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली बिकॉज एक वर्ल्ड वाइड शिफ्ट देखने को मिला। IMF ने एडमिनिस्टर किया एक नया लैंडिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग 1974 से 1976 के बीच में, जिसको ऑयल फैसिलिटी बोला गया, जिसको फंड किया गया ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस के द्वारा एंड अदर लेंडर्स के द्वारा, एंड इट वाज अवेलेबल टू नेशन जो एक्यूट प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे विद देयर बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यू टू राइज इन द ऑयल प्राइसेस। IMF एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की, और ये डिजाइन करती है एक ऐसा अलाउड सिस्टम जो बैलेंस करता है इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के रीबिल्डिंग पे, जिसमें मैक्सिमाइजेशन होता है नेशनल इकोनॉमिक सोवरेनिटी का, ह्यूमन वेलफेयर का, जिसको एम्बेडेड लिबरलिज्म भी कहा जाता है। IMF ने एक सेंट्रल रोल प्ले किया है कंट्रीज को हेल्प करने के लिए ऑफ द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक ट्रांजिशन फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग टू देयर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज। 1997 में एक वेव ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ने स्वेप्ट कर दिया पूरा ईस्ट एशिया, फ्रॉम थाईलैंड टू इंडोनेशिया टू कोरिया एंड बियॉन्ड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक सीरीज ऑफ बेल आउट्स रेस्क्यू पैकेजेस क्रिएट किए फॉर द मोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमी सो दैट उनको डिफॉल्ट से अवॉइड किया जा सके। उन्होंने ट्राई किया पैकेजेस टू करेंसी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई उस दौरान। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हम 2008 की बात करें, IMF ने फिर मेजर इनिशिएटिव लिए सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए और रिस्पॉन्ड किया मोर ग्लोबलाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को। ये इनिशिएटिव में रिवैम्पिंग द लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें सर्विलेंस, कवर अप, स्पिल ओवर्स, सब कुछ आ गया, डीपनिंग एनालिसिस किया गया और रिस्क और फाइनेंशियल सिस्टम का, राइट। अभी देख लेते हैं IMF और इंडिया और हमारी कैसे क्या सिनेरियो रहा है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IMF का। इंटरनेशनल रेगुलेशन जो है IMF की इन द फील्ड ऑफ मनी, वो सर्टेनली उसने कंट्रीब्यूट किया है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया के लिए भी वो बेनिफिट रहा है, राइट। पोस्ट पार्टीशन पीरियड जब हमारा 1947 के बाद इंडिया को काफी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ, पर्टिकुलरली डॉलर्स और दूसरे हार्ड करेंसी कंट्रीज के साथ, तो IMF वाज द वन हु केम टू रेस्क्यू, राइट। फंड ग्रांट किया गया इंडिया को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मीट करने के लिए। फिर वॉर हुई 1965 और 1971 की, उसके बाद भी इंडिया को IMF ने बाहर निकाला। इनसे जब से IMF बना टिल March 31, 1971, इंडिया ने परचेज किए फॉरेन करेंसी ऑफ वैल्यू 8175, राइट, और इसको रीपे भी किया गया। 1970 से असिस्टेंस जो इंडिया ले रही थी एज अ मेंबर कंट्री ऑफ IMF, वो इंक्रीज हुई थ्रू सेटिंग अप ऑफ अ स्पेशल ड्राइंग राइट जो 1969 में क्रिएट हुए। इंडिया ने बोरो किया फंड इन द वेक ऑफ स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ imports, food, fuel, fertilizer. 81 में इंडिया वाज गिवन अ मैसिव लोन अबाउट 5000 करोड़ सो दैट हम अपने फॉरेन एक्सचेंजेस क्राइसिस को क्या कर सके, अवॉइड या फिर हटा सके, राइट। इंडिया जो है लार्ज फॉरेन कैपिटल चाहता था रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए, लैंड रिक्लेमेशन स्कीम्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। सिंस प्राइवेट फॉरेन कैपिटल आगे नहीं आ रहे थे, तो ओनली प्रैक्टिकल मेथड क्या था कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से पैसे बोरो करना। इंडिया ने अवेल किया सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ IMF इसको असेस करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को। इस तरीके से इंडिया ने बेनिफिट उठाया है IMF का। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है ना इंडिया की,
वो अटरली आउट ऑफ गियर गई थी जब ऑयल प्राइस एक्सकलेशन हुआ था 1973 में। तो आईएमएफ ने अवेलेबल ऑयल फैसिलिटीज बनाना शुरू कर दी बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल फंड फॉर द पर्पस। 1990s में जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ फॉर 2 वीक्स, राइट, तो वो जो इम्पोर्ट्स थे उनमें सेफ मिनिमम रिजर्व्स को यूज किया गया फॉर 3 मंथ इक्विवेलेंटली, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिस्पॉन्सेज है ना, was to secure an emergency loan, कितना था वो $2.2 billion from the International Monetary Fund, 67 of tons of India gold reserve को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी देके। तो ऐसा एक्सचेंज हुआ। इंडिया ने प्रॉमिस किया आईएमएफ को कि वो सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएंगे, जैसे इंडियन करेंसी को डीवैल्यू करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट ऑफ करना, इंपोर्ट और लिबरलाइजेशन का ध्यान रखना, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाना, राइट। जो फॉरेन रिजर्व है वो पिक हुआ विद ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इंडिया ने अपनी स्पेशल प्लेस बनाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। इंडिया ने बहुत क्रेडिटेबल रोल प्ले किया है पॉलिसीज को डिटरमाइन करने में, और इससे इंडिया की प्रेस्टीज भी बढ़ी है। इंडिया ने देखो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ली है आईएमएफ से 1993 से ना, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। इट्स बिन अराउंड, आप देख लो कितना 31 ईयर्स, राइट। रीपेमेंट किया गया सारे लोन्स का जो आईएमएफ से लिए गए थे, एंड दे वर कंप्लीटेड टिल 31 मई 2000। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ना इंडिया के, दैट वाज एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ। आरबीआई का गवर्नर ही ऑल्टरनेट गवर्नर रहता है आईएमएफ का। इंडिया का करंट कोटा जो है ना आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट में, दैट इज 5821.5 मिलियन, जिससे वो 13 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री बनता है आईएमएफ का, और उनकी शेयर होल्डिंग है कितनी 2.44%। हाउएवर वोटिंग शेयर पे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, दैट इज रैंक 17th इन द लिस्ट ऑफ 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इंडिया को इतना इंप्रूवमेंट होने के बावजूद भी इंडिया के वोटिंग राइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से रिफॉर्म की डिमांड भी होती है, लाइक और कंट्री से भी, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया। अभी क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है आईएमएफ का? सबसे पहला, आईएमएफ की गवर्नेंस जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टेंशन है। फॉर डिकेड्स यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आईएमएफ का हेल्म संभाल रहे हैं, राइट। और ये माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक इज एंड आईएमएफ जैसे यूरोपियन का है वैसे वर्ल्ड बैंक अमेरिका का है। ये सिचुएशन की वजह से बाकी इमर्जिंग कंपनीज जो है वो खुद को लेफ्ट ओवर फील करती है, और ये भी देखा गया है कि जो फेवरेटिज्म होता है, कुछ कंट्रीज को कम उस पे इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है और कुछ कंट्रीज को और जो ऑलरेडी बैंक करप्ट होने के उस पर उनको ज़्यादा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो बर्डन लाती है, फिस्कल बर्डन लाती है कंट्रीज पे। सो अगर पॉलिसीज बनाई जा रही है तो अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में हो, सबको इक्वली प्रायोरिटाइजेशन दी जाए, राइट। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, बैलेंसिंग इंटरेस्ट की बहुत ज़रूरत है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है, अमाउंट की और लोन जो दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट की भी। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स होने चाहिए टू ईच एंड एवरी कंट्री विद अवॉइडिंग फेवरेटिज्म। आईएमएफ को अपनी रेलेवेंस को सिक्योर करना चाहिए, जिसके लिए आईएमएफ को इक्वली और ये जो रैपिडली ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो रहा है उससे भी मीट करना चाहिए। कंक्लूजन में आई वुड लाइक टू से आईएमएफ को मॉडर्नाइज गवर्नेंस मॉडल की जरूरत है टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस इफेक्टिवली, और ये जो रिफॉर्मिंग वोटिंग स्ट्रक्चर है और दे नीड टू डीपॉलिटाइज देयर डिसीजन मेकिंग टू रिस्टोर देयर रेलेवेंस, राइट। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.